अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। इस मुल्क में जो कुछ इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत कर रही है तो वो देख के लगता ये है कि शायद इस मुल्क को एक लेबॉर्ट्री बना दिया गया है जहां मुख्तलिफ बल्कि चंद केमिकल्स हैं और उन्हीं केमिकल से मुख्तलिफ तजर्बात करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब एक अच्छी और उम्दा टीम का हमेशा दावा किया करते थे, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन पौने 3 सालों में मुतअद्दिद बार वो अपनी टीमों में तब्दीली कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि डिलीवरेंस नहीं हो पा रही, रिजल्ट नहीं निकल पा रहे। मैं चाहूँगा ज़रा सुन लीजिए कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे और अपनी तैयारी और टीम के बारे में वो क्या कहते थे, ज़रा सुनाइए जी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेके जितनी भी हुकूमतें बनती रहीं, तब्दीलियाँ होती रहीं, मुख्तलिफ वजारतों में तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं और ये रिक्वायरमेंट भी होती है, इस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। लेकिन जितनी तब्दीलियाँ इमरान खान साहब ने कर दी और जितने दावे इमरान खान साहब किया करते थे, ना इतने दावे किसी ने किए और ना इतने कम वक्त में इतनी तब्दीलियाँ किसी ने की। अब देखिए कि वो जो चैलेंजिंग टीम है जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं, 2.5 साल में वजारत ख़जाना में होने वाली जो कुल तब्दीलियाँ हैं, असद उमर साहब पहले वजीर थे जिनके बारे में पीटीआई बड़े दावे करती थी कि हम मुल्क की इकॉनमी को दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बना देंगे। 8 महीने रहे। फिर उसके बाद वफाकी वजीर मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, 2 साल रहे और उसके बाद उनको भी चलता किया। फिर हमाद अजहर साहब जो कि बड़े एनर्जेटिक कहे गए, मुंतखब मेंबर भी कहे गए, उनको सिर्फ 2.5 हफ्ते इमरान खान साहब ने दिए। फिर शौकत तरीन साहब जो कि इससे पहले पीपल्स पार्टी को सर्व कर चुके हैं, आज उनको वजारत ख़जाना का कलमदान दे दिया गया है, लेकिन वो भी मुंतखब नहीं है तो उनके पास भी ये होगा 6 महीने के लिए होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी 6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना है। अच्छा, उसके बाद आ जी वजारत इत्तलात की जानिब। इत्तलात में सबसे पहले फवाद चौधरी को 8 महीने दिए। फिर फिरदौस आशिक अमान साहिबा जिनका पोलिटिकल करियर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा रहा, उनको 1 साल के लिए बुलाया गया। आसिम सलीम बाजवा साहब को भी 5.5 महीने रखा गया और फिर उन दोनों को बदल दिया गया और उसके बाद शिबली फराज साहब को 11 महीने दिए गए और आज उनको भी बदल दिया गया और फिर फवाद चौधरी साहब को वापस वजारत इत्तलात दे दी गई। अब इस तरह पेट्रोलियम में आ जाइए। पेट्रोलियम में गुलाम सरवर खान साहब को 8 महीने मिले, फिर उमर अयूब साहब को ले आया गया, 2 साल वो रहे। नदीम बाबर साहब को ले आया गया, 1 साल 11 महीने मावन खसूसी के तौर पर रहे और फिर उनको भी बदल दिया गया। फिर ताबिश गौहर साहब को लाया गया पिछले महीने 30 मार्च 2021 को और ताहाल अभी तक वही हैं। अच्छा, ये तो वो अहम वजारतों के बारे में मैंने आपसे तज़किरा किया। अगर आप उठा के देख लीजिए ना ब्यूरोक्रेसी को भी, तो इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के भी इतने तबादले हुए हैं कि आप ब्यूरोक्रेट बेचारे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं लेके जाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि 3 महीने बाद हमने कहीं और चले जाना है। तो ये एक तो हम ज़रा इस पर बात करेंगे कि वजह क्या है, इमरान खान साहब इतनी तब्दीलियाँ क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइंस एक अलहदा फील्ड है, एक अलहदा डिपार्टमेंट है, एक अलहदा वास्ट फील्ड है और उसको क्रिकेट से कंपेयर कर देना और हर चीज़ को क्रिकेट, खुदा का वास्ता इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, वो गलती से वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्ट इंडीज़ हार गई, पाकिस्तान को फाइनल खेलने का मौका मिल गया, कहीं वो मैच का रिजल्ट कुछ और हो जाता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता ना। इमरान खान साहब को इतना बड़ा स्टार, आप बहुत बड़े प्लेयर होंगे लेकिन भाई दुनिया के टॉप प्लेयर नहीं हैं, उनसे बड़े बड़े प्लेयर इस दुनिया में पड़े हैं और हम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, ना क्रिकेट को बुरा भला कहते हैं। 11 खिलाड़ियों की टीम में 15 रूल्स हैं, आप उसको 22 करोड़ अवाम पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आज भी मैं शहबाज गिल साहब को देखा था एक शो में बैठे हुए, एंकर जो मर्जी सवाल पूछता था वो हवाला क्रिकेट का देते थे। तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान वालों ने और इमरान खान ने ख़ास तौर पे सारी सियासत को, मुल्क की सियासत को, जिस पे बड़े बड़े लोग लिखते आए, जिस पर बड़ी बड़ी कौमें आज भी कायम हैं, बड़े बड़े मुल्क आज भी चल रहे हैं, उसको हमेशा इमरान खान साहब क्रिकेट से कंपेयर करते थे। कहीं बाउंसर लगा रहे होते हैं, कहीं फील्डिंग आ रही होती है, कहीं थर्ड एम्पायर आ रहा होता है, कहीं ओपनर आ रहा होता है। तो व्हाट इज़ दिस टर्म इन पॉलिटिक्स एज वेल, इस पर भी बात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब की रिहाई पर भी बात करेंगे। अभी तक नहीं हो सके, वो ज़मानत हो चुकी, इख्तलाफी नोट की बात भी सुनी जा रही है एक जज साहब की जानिब से, तो उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा नदीम असगर कारा साहब ने। कारा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब ज्वाइन करेंगे, अगर कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। कराची से हैं और आज वो कराची में ही हैं, तो शायद कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अफनान साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, ये क्या है, इतनी तब्दीलियाँ इमरान खान साहब कर देते हैं? पहले तो ये बता दीजिए कि हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने कह दिया कि इमरान खान साहब ने कोई अजूबा किया है, ये रिवायत रही है, लोग कहते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं पीटीआई वाले भी सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पे बैठ के कि भाई नवाज शरीफ साहब भी किया करते थे, जरदारी साहब भी किया करते थे, मुशर्रफ साहब ने भी की, तो हम भी कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि क्रिकेट जो है वो उसके डायनामिक्स और जो ये मुल्क चलाने के डायनामिक्स हैं ये बड़े मुख्तलिफ हैं। आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते
और वज़ीर आज़म को अगर 3 साल बाद भी ये बात नहीं समझ में आई कि ये मामला बहुत मुख्तलिफ है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा सबका। क्योंकि अगर तो आपने इस तरह 8-8 महीने 6-6 महीने वजारतें दे के लोगों को वापस लेनी है और बार बार तब्दील करना है। एक बंदा कोई किसी वजारत में जाता है, उसको 1-2-3 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद वो अपना जो भी उसने कोई विजन बनाना होगा उसमें भी 1-2 महीने लगेंगे। उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद 4.5 साल है, 4 साल है। मगर मसला यहाँ पे ये है कि क्योंकि मांगे तांगे की टीम है, अपनी टीम है ही नहीं। कभी वो बेचारे अफनान साहब, सुना नहीं आपने, चैलेंजिंग टीम है वो, कह रहे हैं तारीख की बेस्ट टीम है उनके पास। देखिए मुझे आप एक बात बताएं, तारीख की बेस्ट टीम के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जी ये हफीज़ शेख साहब जो है इकनॉमिक हिटमैन है, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। फिर इन्होंने शौकत तरीन साहब को करप्ट कहा। अभी ये बोलते रहे कि हम एनआरओ नहीं देंगे। शौकत तरीन ने कहा पहले मेरे केस खत्म करोगे तो मैं वजीर बनूंगा, वजीर खजाना। पहले उसने केस उन्होंने खत्म करवाए और मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होंगे केसेस में, ये नहीं कह रहा, चलो जो भी है उन्होंने उसको कहा कि इनको खत्म करेंगे। तो और उसके ऊपर ये एक नैब वाले बंदे को ये ला के इन्होंने वजीर खजाना लगाया, जो ये खुद अपना इनका जो करप्शन का सारा जो वो था कहानी थी वो सारी इसकी वजह से बैठ गई। तो मसला ये है, देखिए मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं, इमरान खान साहब में ना कैपेसिटी है, ना उनकी इंटेंट नज़र आती है कि वो डिलीवर कर सकें। अब आगे आपने किसी पे वज़न डालना है, उतना डालें जितना वो उठा सके। उन पे इतना ज़्यादा वज़न डाल दिया है, वो बेचारे उनसे नहीं, एक बंदे से नहीं हो रहा। अब आप कह रहे नहीं वही करेगा, वो नहीं हो रहा तो फिर आप लगे रहे, कहते हैं मुल्क का क्यों तनकीद करते हैं इमरान खान साहब जब तब्दीलियां करते हैं? तब्दीलियां जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी बहुत होती थी, आप खुद भी उसका हिस्सा थे सर। नवाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी तब्दीलियां की, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाए रखा, एडवाइज़र लगाए रखा, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी बाद में लगा दिया, तो बाकी वजारतों में वो तब्दीलियां करते। तो इमरान खान साहब की तब्दीली पे हम सब एतराज़ क्यों करते हैं सर? क्या अदनान साहब, इस तरह ही तब्दीलियाँ होती रही हैं जो पहली गवर्नमेंटें थी जिनका आप हमारी गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं या नून की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं? बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब कंफ्यूज किस्म के लीडर हैं। अगर कंफ्यूज लीडर ना होते तो आप देखें 2011 में भी वो ये दावा कर रहे थे कि मेरे पास बड़ी टीम है, मेरी टीम जो है मैं ऐसी टीम लेकर आऊँगा आपको पता चलेगा। और फिर आपने देख रहे हैं आज क्या कर रही है। अगर क्रिकेट की टर्म्स वो यूज़ करते हैं, बार बार वो करते हैं, तो क्रिकेट तो बाई चांस है, मुल्क तो बाई चांस नहीं चलते। अगर आप ये समझें कि किसी मुल्क को आप इस तरह चलाएंगे कि वेस्ट इंडीज का रिजल्ट ऐसा आ जाए तो आप वर्ल्ड कप मैं तो सर खुद इसके बड़ा इससे इख्तलाफ है मेरा कि आप पॉलिटिकल साइंस जैसे एक वास्ट सब्जेक्ट को, एक वास्ट फील्ड को आप डैमेज कर रहे हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी देकर। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि हमने क्यों कहा कि ये सिलेक्टेड है। देखें जब सिलेक्टेड कहा तो खुद ही इन्होंने डेस्क बजाए। अगर ये इलेक्टेड होता तो उसी वक्त प्रोटेस्ट करता। इनको समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाना है। अगर मुल्क चलाना हो तो आप कहते थे असद उमर आएगा और इस मुल्क को हमने वजीर खजाना में ऐसा लेकर आऊँगा, ये उनके डायलॉग थे जो वो अक्सर बोला करते थे। क्रिकेट टीम में ऐसी बनाऊँगा कि पता चलेगा कि क्रिकेट में मैंने ऐसी रिफॉर्म्स की हैं, पता चलेगा। ना क्रिकेट में रिफॉर्म्स कर सके, ना मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स कर सके, ना पंजाब पुलिस का जिक्र किया करते थे कि मैं रिफॉर्म्स करूँगा, ना उसमें रिफॉर्म्स कर सके, ना बल्दियात की बात करते थे कि मेरा केपी का रिजल्ट देखो, मेरी केपी के में मैंने बल्दियात को ऐसे कर दिया। ना वहां पर 22 माह से इलेक्शन हो रहे हैं और पंजाब को डी सीट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर सामने बिठा दिया। देखिए एक बात ये जरूर ऐड करना चाहूंगा जी कि देखें जो क्रिकेट है ना वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस है। सियासत में इंपॉर्टेंट मेंटल फिटनेस, वहाँ भी मेंटल फिट होना बड़ा जरूरी है। मेंटली फिट वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इतना मेंटली ना भी फिट हो ना बंदा तो गुजारा चल जाता है। देखिए ना वो इतनी डायनामिक नहीं है। सही है 4 घंटे 8 घंटे आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है और इम्प्लीमेंट करनी है। इधर तो आपने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, हर मिनिस्ट्री की अपनी स्ट्रेटेजी है, वज़ीर आज़म की अपनी स्ट्रेटेजी है, फिर पॉलिटिक्स जो आपने चलानी है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो ये इस तरह मुल्क जो है वो तो बिल्कुल आपने लतीफा बना दिया। साहब आप लेट ज्वाइन किया, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं पीएमएलएन से और नदीम कारा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 2 पॉइंट हैं। एक तो ये बता दीजिए कि आप तो कहते थे, दावे किया करते थे टीम बहुत अच्छी है सर। अगर टीम बहुत अच्छी है तो बार बार उनको तब्दील क्यों करते हैं? जब तब्दीली का सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं जी वो परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको काबीना से बाहर निकालिए। आपके पास 200 बंदा और बैठा है काबीना, नेशनल असेंबली और सेनेट में, उनको अंदर ले आइए टीम के अंदर सर, जस्टिफाई कर दीजिए इसको। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, लेकिन माजरत के लेट ज्वाइन कर रहा हूँ। अफनान को और कारा साहब को मेरा सलाम। अच्छा देखिए बात ये है कि होना तो ये चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि जी आपकी टीम है और वो पूरे 5 साल पूरे करे और उसके बाद जो है
हाँ, जब हम आवाम के पास जाएं तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जाएं। लेकिन जब देखते हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि जो मुल्क जिस हालात में हमें मिला, उसके बाद हमें जो दिन ब दिन सूरत हाल मिल रही थी, जिसके अंदर ये कोविड आ गया और बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उस सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है वो कोशिश करती है कि जी हम बेहतर परफॉर्मेंस करें। उसके लिए अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि चेंजिंग से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इशू सारा ये है कि अगर परफॉर्म सही नहीं कर सकेंगे तो हम कैसे जाएंगे आवाम के पास। और इस वक्त महंगाई हमारा सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मसला हमारा महंगाई है। अगर हम महंगाई पे काबू नहीं पा सके तो जितनी मर्जी टीमें चेंज कर लें हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी चेंजिंग से कोई बेहतरी आ जाती है तो ये पाकिस्तानी आवाम को वो नाम, वो चेहरे नहीं चाहिए, पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ चाहिए जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारी कोई ना कोई कोशिश तो ऐसी ज़रूर होगी कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम काबू कर सकेंगे। अभी मैं देख रहा था जब शौकत तरीन साहब की टीम, एक मेरे पास ऐसी तस्वीर आई थी, उसके अंदर बड़े बड़े माहिर माशियात जो कि अक्सर आपके चैनल्स के ऊपर बैठे होते हैं, वो लोग वहाँ पर उसके साथ खड़े थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। तो जब वो चैनल्स के ऊपर बैठ कर अपनी एडवाइस कर रहे होते हैं कि जी ऐसा कर लेना चाहिए, इससे बेहतरी आएगी, ये कर लेना चाहिए, तो अब जब वो इस टीम का हिस्सा बने तो वो अब डिलीवर करें ताकि हम भी जो है आवाम में जाने के लिए अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएं। 3 सालों में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए तो उसको आप एडमिट कर रहे हैं कि आपकी नाकामी रही। अब आपने अच्छी टीम बना ली तो अगले दो साल अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये कहूँ कि अगर हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है तो फिर ये गलत होगी बात, इसलिए कि फिर हमारे पास जवाज़ नहीं है कि हम बार बार जो चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो डिलीवर जो इमरान खान साहब चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर जो है उसको चेंज किया जा रहा है और हो सकता है कि इंशाल्लाह ये चेंज जो है बेहतर साबित हो। अच्छा, मैं इस पे कमेंट ले रहा हूँ। अफनान साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन। अगर नहीं हो पा रहा तो वो टीम में तब्दीली कर रहे हैं। देखें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। गुलाम सरवर साहब को पेट्रोलियम का मिनिस्टर बनाया, पेट्रोलियम क्राइसिस आया, उनको आपने हटा दिया, आपने उनको एविएशन का मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने वहाँ पे PIA का जो सत्यानाश किया पूरे पाकिस्तान ने देखा, पाबंदियाँ लगा दी पूरी दुनिया में। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आके कह दिया कि सारे पायलट जो है फेक हैं, वो अभी भी एविएशन के मिनिस्टर हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप बेसिकली अगर कोई एक बंदा निकम्मा है तो उसको घर भेजें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप उसको किसी को पेट्रोलियम से उठा के एनर्जी पे लगा दें, एनर्जी से उठा के फाइनेंस पे लगा दें, फाइनेंस से उठा के इकोनॉमिक अफेयर्स पे लगा दें। टीम आपने वही घुमा दी, वही निकम्मे लोग जो हैं वही दोबारा वही काम करेंगे जो पहले कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये समझ सकें कि मुल्क को चलाना कितना मुश्किल काम है। मुल्क इस तरह नहीं चलते कि ये क्यों क्रिकेट नहीं हम खेल रहे कि किसी को नंबर 2 पे खिला दिया, नंबर 3 पे खिला दिया, किसी को 5 पे खिला दिया। वहाँ भी मैटर करता है, वहाँ भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब आप मुझे एक बात बताएं, कभी किसी ने पूछा उनसे कि आपने यार PIA को बिठा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी ने पूछा हफीज शेख से? वो क्योंकि मैं खुद नहीं इस पे इनपुट देना चाह रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं तो वो अपना इनपुट दें। तो भाई अगर वो निकम्मे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, अब तो द मार्क नहीं है जो इमरान खान साहब चाहते हैं, तो उनको कैबिनेट से निकाल के आफ्ताब जहांगीर को ले आया जाए, उनको कैबिनेट से निकाल के अमजद न्याजी को ले आया जाए, उनको कैबिनेट से निकाल के आपके दीगर लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनको ले आया जाए कैबिनेट में ताकि वो परफॉर्म कर सकें। सर अच्छा देखें, ये मतलब होना तो साउंड तो बहुत अच्छा है कि जी आफ्ताब जहांगीर को ले आया जाए या अमजद नियाजी को ले आया जाए, लेकिन समझे सर आप यकीन करें, सुने आफ्ताब भाई, अफनान भाई और कारा साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि अगर इन सब की जगह आफ्ताब जहांगीर को, अमजद नियाजी को, जवेरिया जफर को ले आया जाए तो आप इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कम से कम इतना तो परफॉर्म कर जाएंगे सर। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि मुझसे तो ये दोनों बेहतर है जो आपने नाम लिए हैं। मैं तो आवाम का आदमी हूँ, इसलिए आपको पता है मेरी राय भी बिल्कुल सादी सीधी होती है। मैं सीधी सीधी जो बात फील करता हूँ, क्योंकि जो अपने ज़मीर का बोझ जो है वो मुझे हल्का करना होता है। मैं अपनी राय बिल्कुल परफेक्ट देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने जो बात की कि अगर खान साहब को चाहिए कि टीम को बाकायदा जो है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अगर एक टीम बनाएं और उसको कहें कि जी आपने अगर डिलीवर नहीं किया तो फिर आप जो है किसी और पोर्टफोलियो के लिए भी अहल नहीं होंगे, तो शायद। लेकिन बहरहाल ये टीम वर्क होता है और इसके अंदर बहुत सारे हालात हैं, वाक़यात हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए
और इसके बाद आज के बाद मेरे ख्याल में अब इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मजीद एक्सपेरिमेंट कर सकें, बिल्कुल कोई और ठीक है मजीद कारा साहब, ये बड़ी अच्छी बात है तजर्बात कर सर। सकें। वो कन्फेशन स्टेटमेंट शायद बोला जाता है उसको, तो वो तो कन्फेस कर रहे हैं कि जी बस हो गया जो हो गया, अब आगे हमारे पास मौका नहीं होगा कि अगली कोई तब्दीली हम करें। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब के नज़रियात से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। उन्होंने जब कराची के इशू पर उन्होंने बात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी जमात में रहते हुए अपना हक अदा किया था कराची के लिए। लेकिन क्या ही बदकिस्मती है कि जो इस टीम का कप्तान है उसने कराची में कहा कि मैं 162 अरब रुपया कराची के लोगों को दे रहा हूँ। मैं ये 1100 मैं आगे जाने लगा हूँ, आप मुझे करने दो बात। फिर उन्होंने कहा मैं 1100 अरब रुपया लेकर आया हूँ। पहले में उन्होंने कहा था जब बने थे तो उन्होंने 162 की बात की। फिर जब दूसरी दफा गए जब तो उन्होंने कहा कि मैं 1100 अरब रुपया लेकर आया। जब सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब 850-900 अरब रुपया तो हमारा ऑन गोइंग स्कीम्स का है, आप कैसे बात करें, और आज शक्कर में गए हैं। फिर क्रिकेट टर्म भी यूज कर रहे थे। 446 अरब है सर जी। आज फिर उन्होंने वही मंसूबों का ऐलान किया है। तो क्या आप देख लें कि पीटीआई के कितने एमएनएस कराची में हैं, कितने एमपीएस कराची में हैं, किसी एक को ये दावा करनी। आफ्ताब जहांगीर साहब खुद कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लें कि इनके इलाके में क्या सीवरेज का काम हुआ है, क्या वाटर सप्लाई का काम हुआ है, क्या सफाई पर उन्होंने कोई काम किया है। ये सारे काम जो है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर आज जो मानवीय ज्ञान की गलती ने इनको अगर कुछ दिया है तो फिर तो कराची में ये कह सकते हैं, ये भी बड़े धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जनाब आए, ये देखें हमने पार्क बनाए हैं, ये देखें हमने वाटर सप्लाई की स्कीमें लेकर आए हैं, ये हमने सफाई के लिए काम किया है। जब उनका एमएनएजी ही मुतमिन नहीं है तो इनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब को जहां मिनिस्टर बनाए वहां पर मेहरबानी करके इन्हीं में से किसी को कप्तान भी बना लें, क्योंकि वो बेहतर साबित होगा, क्योंकि बड़े लायक आदमी हैं, बड़े लायक आदमी हैं, कप्तान बन सकते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब को अगर पानी के मसले के ऊपर कराची पे 25 अरब रुपए दे दे, छोड़ दे कहीं 100 अरब रुपए, 25 अरब रुपए इनको दे दे, ये पानी का मसला हल कर देंगे। सर बात सुने, ये आपको दे रहे हैं लालच, आपने पीटीआई को डिफेंड करना है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। नहीं, हम इन्हें कहना चाहते हैं कि अगर सरफराज मैं आ रहा हूँ ब्रेक के बाद आपको तफसीली टाइम दूंगा, लेकिन ये आपके लिए अफनान साहब ने और कारा साहब ने एक प्लान बनाया कि आज आप इनके साथ मिल जाएं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए सर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैंने आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना, लेकिन एक कमेंट जरा मैं अफनान साहब से ले लूँ। अफनान साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने सखर में थे तो उनकी तकरीर में फिर तज़किरा जो है वो अपोजिशन था, लेकिन फोकस आपकी गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने जो करप्शन की बकौल उनके। अच्छा, फिर अच्छी बात ये थी कि कल तक वो कह रहे थे कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। आज वो सखर वालों को कह रहे थे कि जो सखर हैदराबाद मोटरवे है उससे तरक्की होगी, आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी, लॉजिस्टिक आसान हो जाएगा। तो आज तो वो सड़कों की तारीफ करते हुए नजर आया। सर जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा। 446 अरब रुपए आज दिए हैं उन्होंने, 1100 अरब रुपए उन्होंने 5 सितंबर 2020 को दिए थे, तो ये तो बहुत फोकस है उनका सिंध के ऊपर। सर देखिए, मतलब अगर वाकई ये पैसा ट्रिकल डाउन कर जाए, पहले 1100 अरब रुपए में से मेरा ख्याल है चंद अरब रुपए भी नहीं आए, तो और ये जो 446 अरब रुपए, इसका भी हिसाब वज़ीर आज़म साहब अगर दे देते कि ये ब्रेक डाउन है तो अच्छा होता। मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे करेंगे। और जो तीसरी बात है कि ये कराची हैदराबाद, शक्कर हैदराबाद अगर ये मोटरवे बना दे, इनका बड़ा इस मुल्क पे मेहरबानी होगी। हम तो सारा कुछ बना के गए थे, एक पैच रह गया है जो शक्कर हैदराबाद वाला है, वो पिछले 2.5 साल से नहीं बना और मुझे नहीं लगता फाइनेंशियल क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो नहीं हुआ, बड़ी माजरत के साथ एक कमेंट, आप कह रहे हैं शक्कर हैदराबाद, मेरे भाई आप मुल्तान से शक्कर तक जाते हैं, आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। जो बड़ा एरिया आप लोग छोड़ के गए थे खाली, वो आज भी खाली। और मुराद सईद साहब जो हैं वो इनके सबसे ज़बरदस्त, जो कहते हैं ना वो वजीर, इनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं वो बहुत ज़बरदस्त। वो हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को हम सिर्फ ये कहते हैं उन्हें कंप्लीट कर दें, क्योंकि देखें ये मोटरवे तो पाकिस्तान में ही बनेगी ना, हमारे घर में तो नहीं बन रही। अच्छा होगा बन जाए, अल्लाह करे, लेकिन जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है, पास परफॉर्मेंस, उसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि ऐलानात से के अलावा भी कुछ मामला होगा। और जहाँ तक इमरान खान साहब ने करप्शन की बात की, देखिए मैं कुछ कहूँगा, कायरा भाई कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है मुस्लिम लीग नून के दौर से। ये 100 बातों की एक बात है। अब आप जिस तरह मर्जी उसको घुमाएं, जो मर्जी उसको एंगल दें,
हकीकत यही है, किसी ने मानना है नहीं माने। आफ्ताब साहब, मैं कैबिनेट की रिशफल पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सर ये इमरान खान साहब का तज़किरा हुआ था, 1100 अरब रुपए दिए थे 5 सितंबर 2020 को, तो क्या वो चेक कैश हो गया? अगर हुआ तो कहाँ कहाँ लगा? बिकॉज आप कराची के रिहायशी हैं, कराची के मेंबर हैं आप, मेंबर नेशनल असम्बली, आपको तो पता होगा। दूसरा, आज 446 अरब रुपए दिए हैं, तो बड़ा अच्छा पैकेज है। इससे सिंध का या कराची का कोई फायदा हो जाएगा सर? 162 भी है, 162 अरब रुपए भी हैं कारा साहब की अच्छा तरफ। देखिए, अच्छा अदनान, बात ये है कि जब 1100 अरब के रुपए का अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो मैं गवर्नर हाउस में बैठा था और एक साइड पर गवर्नर साहब थे, एक साइड पे वज़ीर आला सिंध थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी। अच्छा, वहाँ पर यकीनन अंदर काफ़ी देर मीटिंग होने के बाद कोई ब्रीफ हुआ होगा, कोई आपस में एक चीज़ें तय होंगी, बड़े अच्छे हशाश बशाश चेहरों के साथ आए थे, और उसमें वज़ीर आला के साथ वहाँ के जो मेन वज़रा थे वो भी साथ थे। वो सब आने के बाद, और उसके बाद कोई आधा एक घंटा गुजरा, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहते हैं कि जी उसमें से 900 अरब तो हमने देने, समझे ना, तो ये 1100 अरब कहाँ से अनाउंस कर गए? इनको तो ये तो सिर्फ 300 अरब रुपए के जिम्मेदार हैं, बाकी 900 अरब तो हमने खुद देने, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है। आपने भी उन दिनों में शायद प्रोग्राम किए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये भाई बात ये है कि देखें, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात जो है, सूबाई इख्तियारात, तो उसकी 80% जिम्मेदारी तो सूबे की है। अगर आप बैठ कर वफाक से आप लड़ते रहें, जितना मर्जी लड़ें किसी भी और इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन वहाँ बैठने के बाद जो चीज़ें आपने तय की थी आपस में तय करके क्रेडिट खुद ब खुद मिल जाएगा, जिसको भी मिलना होगा। वो लोग बहुत समझते हैं, आज लोग बेवकूफ़ नहीं है। अब नहीं, वो 18वीं देख रहे होते हैं तरमीम, काम हो रहा आफ्ताब है, साहब, नहीं हो रहा, 18वीं कौन कर तरमीम रहा का है। आपने तज़किरा किया, तो मेरी नाक़िस अकल ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिस मुल्क में 18वीं तरमीम हो, उसको कंसर्न सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, वो इस्माइल तो साहब ऑन बोर्ड थे ना अदनान नहीं, भाई, आज नहीं थे सर, आज नहीं थे भाई, और वो उस वक्त भी नहीं थे, सर, यह वो बात आपको ही पता है सर। अच्छा, उस वक्त थे सर, उस वक्त थे, मैं आपको बता रहा हूं ना सर, वो उस वक्त थे हैं, और बड़े खुशी खुशी उन्होंने अनाउंस किए थे, बड़ी तालियां बजा रहे थे साथ बैठे हुए। तो लेकिन बहरहाल मैं उससे एक हटकर देखें, मैं फिर बार बार एक बात कहता हूं कि ये अगर मुल्क है, ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारी सियासत भी रहेगी, हमारा सब कुछ रहेगा। हमें अब इन चीज़ों से निकल कर अगर हम मैनिफेस्टो की सियासत पर आ जाते, नज़रियात की सियासत पे आते, लोग उसकी बुनियाद पर वोट देते हैं और कहते भाई आपका ये मैनिफेस्टो था, आपने 5 साल के अंदर इसके अंदर से कितने काम किए, कितनी अपनी चीज़ों की जो आपने वादे किए थे पूरे किए। अगर फिर हो सकता है कौम कहती है एक दफ़ा और मौका दे के पूरे काम करवा लें, या फिर कहती है कि जी नहीं आपने नहीं किए। लेकिन हमने देखिए सूरत हाल ये कि आज तक हम इस चीज़ से, आफ्ताब साहब, 3.5 साल सर हमारे कराची के अंदर तो माशाल्लाह, देखो अदनान भाई, मैं ये कोई वो नहीं करना चाह रहा, मैं कराची के अंदर ये बड़ा भरमला कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो पिछले 30 साल में नहीं हुए। अच्छा, मुझे सर, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ, मुझे तो नजर नहीं आते, मैंने कराची वालों से पूछा। सर आपको मैं क्लिप डालूंगा, आपको मैं 2 दिन पहले का क्लिप, अच्छा अदनान, मैं आपको 2 दिन पहले का क्लिप डालूंगा। पागल नहीं है कौम, आप लोग वो बेवकूफ नहीं है। आपको मैं 2 दिन पहले का क्लिप डालूंगा मंगो पीर रोड का, कि वहां पर आवाम ने मेरा इस्तकबाल कैसे किया है, समझे ना। अच्छा, वो काम वफाक ने कराया सर, वो काम वफाक ने कराया या मुराद अली शाह साहब ने कराया? तो क्रेडिट आल्सो गोज टू मुराद अली शाह आफ्टर 18th अमेंडमेंट। मैं करवा रहा हूं, वो मैं करवा रहा हूं, वफाक के फंड से करवा रहा हूं। आफ्ताब कायरा साहब सर, जी पहली बात, चंगा काम है वो वफाक का है, बुरा काम है वो मुराद अली शाह साहब का है। पहली बात यह कि आज एक बड़ी जो अभी आप नहीं कर रहा, जो अभी यार अदनान, आप खुदा के लिए आप कराची आओ, मैं आपको प्रोग्राम करवाता हूं यार। अदनान, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, मैंने सवाल फ्रेम किया सर। अच्छा, मैं तो जी सर, अदनान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत आज बात की है कि जो काम बुरा है वो तो सिंध गवर्नमेंट का है और जो अच्छा है वो वफाक का है, 18वीं तरमीम का, 18वीं तरमीम का है। लेकिन आज एक और भी तब्दीली आई है। आज कुछ नहीं कह रहा कि बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 30 सालों में काम नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी करते हैं आपसे, अभी बात करते हैं। बुरा ही अच्छा, तो बात की बात है ना। अच्छा, आज उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है सिंध की धरती पर खड़े होकर, और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की माफिया के साथ लड़ता रहा हूं, इसलिए सिंध के ऊपर तवज्जो नहीं दे सका, और इंशाल्लाह जब पंजाब में आएंगे तो कहेंगे कि सिंध की माफिया जो है ना, मैं उसके खिलाफ भी लड़ रहा हूं। और भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कंफ्यूज हैं, इसका पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक अजाब मुसल्लत हुआ है। आप कहते हैं ग्राउंड बनने चाहिए।
आज इन्होंने अपना अदनान साहब बड़ा दावे के साथ कहा न्यूजीलैंड में इतने आइलैंड हैं और ये हैं। भाई आप बताएं कि आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर आप एक गेम के साथ तल्लुक़ रखते थे, आप एक स्पोर्ट्समैन थे, तो कितने स्टेडियम बनाए हैं आपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। आप जिसकी बात का बात जिक्र करते हैं, जिस चीज से आप मुंसलिक थे आप उसको भी नहीं कर सके। सियासत तो आपके बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि सियासत आपको आती नहीं थी। 3 साल से कर तो रहे हैं सर, हुकूमत भी कर रहे हैं। नहीं, 3 सालों से गवर्नमेंट तो भाई कोई और कर रहे हैं, ये तो गरीब सामने रखा हुआ है। जहां चला चलो भाई सखर चले जाओ, ये सखर चले जाते हैं। अगर इमरान खान साहब निकम्मे थे बकौल आपके तो तज्जिए के, तो अपोजिशन कौन सी अच्छी थी सर? अपोजिशन तो उससे बड़ी निकम्मी थी कि एक निकम्मे को नहीं हटा सकी सर। तो क्या किया अपोजिशन ने, क्या किया सर? मान लिया, मैं आपकी थ्योरी मान लेता हूं, इमरान खान निकम्मे हो गए सर। व्हाट अपोजिशन डिड सर? नहीं, देखें अपोजिशन आज भी, देखें ये जरूरी नहीं होता कि आप गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं, ये जरूरी होता है कि अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। आज अपोजिशन ने अपना रोल अदा किया है, तो पाकिस्तान का बच्चा जो है वो बाहर निकल कर कह रहा है कि हमें रोटी चाहिए, अफनान साहब ब्रेक पे जाना महंगाई हो गई है। अफनान साहब ये नहीं, अफनान साहब ओपन बात है, इमरान खान साहब हमने तनकीद कर ली 25 मिनट बैठ के, काबीना में तब्दीलियां, हर रोज तब्दीलियां हैं, वो सियासतदान ही नहीं है, सियासत ही नहीं आती। अपोजिशन ने क्या किया 3.5 साल सिवाय आपस में लड़ने के सर? देखिए, हमारी तो फ्रॉम डे वन ये कोशिश रही थी कि हम एक कंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं रोल प्ले करें पाकिस्तान के अंदर, और हमने पीटीआई के गवर्नमेंट को भी बल्कि ये कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, आप अपना इकनॉमिक एजेंडा बताएं कि क्या है, हम उसके साथ अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको अलाइन करेंगे और आपको मशवरा भी देंगे कि क्या बेहतरी हो सकती है। मगर जहाँ जहाँ हम अपनी नेक नियति से इनपुट देते थे, तो इमरान खान साहब जो हैं या ख़ुद या इनके जो लोग हैं वो आगे कहते थे ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। फैटिव के ऊपर आप देख लें, सही ना, इलेक्शन जो क्या कहते हैं रिफॉर्म थे उसके ऊपर आप देख लें, जो हम इनसे बात करते हैं आगे से कहते हैं हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो उस सूरत में फिर ज़ाहिर है हमारी इनपुट तो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। एक बात, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जहां हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया वहां अपोजिशन भी परफॉर्म नहीं कर सकती, वजह कोई भी हो सर। देखिए अपोजिशन जो होती है ना उसका एडवाइजरी रोल है, एग्जेक्टिव पावर तो हमारे हाथ में है कोई नहीं ना। हमारी ये ज़रूर नाकामी रही है, आप समझ लें, क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं है और इनको जो लेके आए हैं वो बहुत ताकतवर है, उन्होंने इनको ला के बिठाया भी है, वो इनको चला भी रहे हैं। अब हम किस तरह इनको क्या कहते हैं डिसलॉज करें? ज़रा हमें एक प्रोसेस के तहत ही और कायदे और कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। हम कोई ऐसा काम कि हम कहें कि जी सिविल डिसोबीडियंस होनी चाहिए, जलाओ गिराओ, या हम जो नफरतें भरें जो इन्होंने किया, या चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनको रोक दिया, सीपैक को रोकने की कोशिश की, वो हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके ये जो डिसीजन है, इसको बोल्ड डिसीजन कह लें या कंफ्यूज डिसीजन कह लें, इसका फायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि अब मजीद तब्दीली का मौका शायद नहीं होगा पीटीआई के पास, और शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक परसेप्शन ये डेवलप हो गया है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया सर, तजर्बात किए जा रहे हैं। अगर हफीज शेख के बाद शौकत तरीन ही मोस्ट फेवरेट, मोस्ट कैपेबल, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन थे, तो इमरान खान साहब ने 2.5 हफ्ते के लिए हमाद साहब को लगाने का क्या फ़ायदा था? 2.5 हफ्ते मजीद इंजॉय करने देते। वो हमारे साहब का जो वज़ीर ख़जाना थे हफीज शेख साहब सर। तो इस तरह के डिसीजन जब होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि कंफ्यूज डिसीजन है सर। एक मुल्क का वजीर आजम 22 करोड़ का मुल्क है सर, उसको चलाने के लिए इतनी गैर संजीदगी क्यों? अच्छा देखिए, मैं ज़ाहिर बात है ये उनकी जिम्मेदारी है, वो बेहतर समझते होंगे। तो अगर मुझसे तो कोई मशवरा नहीं किया है, मैं तो इसलिए मैं अपनी कोई राय दे नहीं सकता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आफ्ताब साहब बड़ी माजरत, इमरान खान साहब ने एक ही इंटरव्यू दिया मेरे दोस्त मंसूर को, उसके अलावा वो अपनी मर्जी से इंटरव्यू देते हैं, तो हम तो उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकते ना सर, तो हम आप जैसे सवाल पूछेंगे। अच्छा जी सर, मैं तो उसका जवाब भी तो आपको दे रहा हूँ ना कि मैं ये समझता हूँ कि अहमद अजहर जो है बड़ा टैलेंटेड नौजवान था और उसने बहुत अच्छा काम कर रहा था, और अगर वो कंटिन्यू करता तो मुझे खुशी होती। आफ्ताब साहब दे दीजिए। अफनान साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अहमद अजहर साहब को इकनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी सबसे पहले, फिर उनको मिनिस्ट्री दी फाइनेंस की, फिर उनको मिनिस्ट्री दी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, फिर उनको मिनिस्ट्री दी फाइनेंस की, और अब उनको मिनिस्ट्री दे दी आपने एनर्जी की। और ये सब कुछ हुआ है 2 साल के अंदर, ठीक है? 2.5 साल नहीं, वो शुरू में नहीं थे, कुछ महीने, आपको अगर आपको याद हो। अच्छा, लेकिन काउंट तो चले, मैं कह रहा हूँ कि लगभग 2.5 साल 3 साल कर लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने 5 मिनिस्ट्रियाँ चेंज कर ली हो, वो क्या चलाएगा? उसको क्या
क्या क्या उसके बेचारे की इनपुट होगी। आफ्ताब साहब, मैं सिंपथाइज करता हूँ उसके साथ। मतलब इमरान खान साहब ने गेम बना दी है कि चल यार 50 बंदे रख लेना, अपनी मर्जी दे, एक को एक डिपार्टमेंट दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, उसको पसंद नहीं आया तो उसको वापस लेके कोई और डिपार्टमेंट दे दिया। मतलब ये क्लब टाइप सियासत शुरू हो गई है सर। अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्लब की सियासत है कि नहीं है। मैं तो अपने कायद की और अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। मैं जो भी इस वक्त मौजूद, जिनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो ऐसे तरीके से निभाएंगे तो हमारे लिए आसानियाँ हैं, वरना आगे हमारे लिए मुश्किलात हैं। आपको लगता है आफ्ताब ये शौकत तरीन साहब जो हैं वो अप टू द मार्क हैं? अब इमरान खान साहब ने एक फाइनल डिसीजन ले लिया, या इस पर भी कोई तब्दीली अगले आगे? अच्छा, शौकत तरीन साहब की सलाहियतों से भी इनकार, अच्छा बात सुने, शौकत तरीन साहब की सलाहियतों से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, सलाम दुआ है, तो वो बहुत बेहतर आदमी है। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और जो टीम मैंने आज उनके साथ देखी थी, इकनॉमिक्स की और माहिर माशियात लोग जो थे, उसमें से भी कुछ मेरे जानने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कायरा साहब, बेहतर परफॉर्मेंस होगी और अब डिलीवरेंस होगी, लेकिन एक बात जो आफ्ताब साहब प्रोग्राम के शुरू से कह रहे हैं कि अब मजीद मौका नहीं है खान साहब के पास नए एक्सपेरिमेंट्स करने का। सर बिल्कुल ठीक उन्होंने बजा फरमाया, लेकिन मैं आफ्ताब जहांगीर साहब इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक नई तकरीर लिख कर दे दे, जिस तकरीर को वो तब्दील कर लें, क्योंकि 2.5 साल गुजर गए हैं, एक ही तकरीर उनकी याद भी करनी है ना, एक ही वो बात कर रहे हैं। और देखे ना कितने इज्जतदार लोगों को वो बेइज्जत करने में देर नहीं लगाते हैं। हफीज शेख को उन्होंने सबसे पहले अपना सेनेट का टिकट दिया, जब वो हार गए उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ करते थे, कहते थे हफीज शेख इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करेगा, इकॉनमी को मजबूत करेगा, ये काम करेगा। लेकिन जब वो सेनेट का इलेक्शन हार गए तो आपके वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब आते हैं, वो कहते हैं कि इनकी नाकस पॉलिसीज़ की वजह से हम आगे नहीं जा सके। तो क्या ये कंफ्यूज नहीं है? बराए मेहरबानी आफ्ताब साहब उनके लिए एक नई तकरीर लिखवाएं, नहीं लिख कर कोई दे रहा तो हम जैसे नालायक लोगों से ले लें, कुछ हम लिख कर दे देते हैं कि खुदा के लिए ये पुरानी सीडी जो है इसको चेंज करें। ये पुरानी सीडी से अब कुछ नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि शौकत तरीन साहब के साथ भी आफ्ताब साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से आफ्ताब साहब। नालायकों से हमारी जान नहीं छूटी अभी तक, आप फिर अपने आप को पेश कर रहे हैं। नहीं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि 2.5 साल से आप देखें ना, पूरी कौम के बच्चा भी जब आते हैं कौम से खिताब करना, एक ही सीडी, धरती पर बात करनी हो एक ही बात, और अगर कराची में कभी वायसराय हिंद की तरह कभी कभार वैसे एक ही है ना, मसले भी अगर सीडी मसले भी एक ही है ना, बड़े पुराने मसले, इनको हल करने में बड़ा टाइम लगेगा, मसले भी एक ही हैं। मसले तो वाकई बहुत पुराने हैं, लेकिन सीडी चेंज करवा दें। अफनान साहब, मेरे पास सर 1 मिनट है, जरा हट के हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जमानत के हवाले से। अब कुछ जरा ये भी कह रहे हैं सहाफ़ियों के लोग जो लाहौर के बड़े एक्टिव सहाफ़ी हैं कि इख्तलाफी नोट है एक जज साहब की जानिब से, तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे, या अगर वो इख्तलाफी नोट है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब ये मूव होगा? अगर वो आते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? अगर वो नहीं आ रहे तो उनको बाहर ना आने देना और रोक देना उनकी ज़मानत को, तो ये कोई पीछे एक प्लान हो सकता है या क्या सर? इस पर आखिरी कमेंट कर दीजिए, 1.5 मिनट। ये एक साजिश के तहत शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने इतनी तरक्की की पंजाब के अंदर, जिनकी मिसालें चाइना में दी जाती थी, पंजाब स्पीड का नाम लिया जाता था, उनको उठा के आपने जेल में बंद किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके मुखालिफ हैं। अब जब अदालत से हमें इंसाफ मिलने लगा है और हमें उम्मीद है अभी भी कि अदालत हमें इंसाफ देगी और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्या कहते हैं, जो जजमेंट है इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा मामला और वो इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। लेकिन ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को सर्व किया, जिन्होंने मेट्रोज बनाई, मोटरवेज बनाई, जिन्होंने दानिश स्कूल बनाए, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उनको आप बेचारों को आप घसीट रहे हैं कहते हैं अदालतों में, इसलिए क्योंकि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।